जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करूंगा सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट्स को लेकर, जो 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच के होंगे। इस बीच में जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल की घटनाएं हुई हैं, उन सभी को हम हमारे आज के इस लेक्चर में समाहित करेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर जो है ये निश्चित तौर पर विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब आप पीएससी प्री जैसे एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान से सुनना है इस लेक्चर को, और अगर आपको बेहतर लगता है तो इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला पॉइंट है आपका, हाल ही में श्रीलंका के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। दोस्तों, रत्नपुरा श्रीलंका का एक क्षेत्र है। रत्नपुरा जो है इसका नाम ही पड़ा है रत्नों के नाम पर। इसे श्रीलंका में रत्नों की राजधानी कहते हैं। श्रीलंका की रत्न राजधानी कोई कहलाता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? रत्नपुरा। और यहां दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। तो नीलम क्या होता है? एक बेशकीमती रत्न होता है। यहां पर अगर हम इसकी कहानी देखें कि कहां मिला है, तो मिस्टर गोमेज नाम के एक हीरा व्यापारी हैं। क्या नाम है? मिस्टर गोमेज। ये जो मिस्टर गोमेज श्रीलंका में हीरा व्यापारी हैं, इनके घर है। उस घर में किसी चीज को लेकर ये खुदाई कर रहे थे। उस खुदाई के दौरान उन्हें ये नीलम मिला है, और इस नीलम का नाम इन्होंने रखा है सेरेंडीपीटी। याद रखेंगे, सेरेंडीपीटी सफायर। इसका मतलब होता है किस्मत से मिला नीलम। तो इस नीलम को उन्होंने ये नाम दिया है। एग्जाम में अगर आता है तो याद रखिएगा, इस नीलम को क्या नाम दिया है? सेरेंडिपिटी सफायर नाम दिया है। ये नीलम लगभग 510 केजी का है। 510 किलो का नीलम है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए आंकी गई है। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 40 करोड़ साल पहले बना है। तो याद रखिएगा कि 40 करोड़ साल पहले बना नीलम है ये, जो हाल ही में श्रीलंका में खुदाई के दौरान निकला है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो श्रीलंका, जिसे हम हमारे पौराणिक ग्रंथों में लंका के नाम से जानते हैं, 1972 तक श्रीलंका को अलग नाम से जाना जाता था। 1972 तक इसका नाम होता था सेलोन। क्या नाम होता था? सेलोन। मतलब जब ब्रिटिश काल में उन्होंने इस एरिया को, हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस द्वीप को अपने कब्जे में लिया था, अपना गुलाम बनाया था, तो उस समय इसका नाम क्या था? सेलोन था। 1972 के बाद से इसका नाम बदला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो श्रीलंका है, इसको पूर्व का मोती भी कहा जाता है। एक फैक्ट आ जाता है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती जो नाम है वो श्रीलंका के लिए ही प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला आपका फैक्ट है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच 50 सालों से बंद पड़ी एक रेलवे लाइन को वापस से शुरू कर दिया गया है। ये रेलवे लाइन जो है वो हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी के बीच में है। निसंदेह ये दोनों देश की सरकारों के बीच एक समझौते का परिणाम है। मित्रता की और हम लोग और घनिष्ठता की से बढ़ रहे हैं। अगला आपका जो फैक्ट है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किसी भी ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। इन्होंने जर्मनी को हराया है, और जर्मनी को हराकर हाल ही में कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम को हमारी शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे देश को ये गौरवमयी पल प्रदान किए हैं। हॉकी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, और ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। यदि हम ओलंपिक में भारतीय टीम के हॉकी को लेकर पदकों की बात करें, तो याद रखना है कि यह सफर शुरू होता है 1928 से। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। ये वो साल थे दोस्तों जब हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में हमें हॉकी में इन साल में गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 1960 में हमने हॉकी में सिल्वर जीता था, रजत पदक जीता था। इसके अलावा 1968 में हमने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। मतलब कि हम पहली बार नहीं, कई बार जो है गोल्ड जीत चुके हैं, सिल्वर भी पहले जीत चुके हैं, और 1968 में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं हम, ये याद रखना है। तो दोस्तों, जहां हमने इतने सारे पदक जीते हैं, उसके में भी हम ये चीज देखते हैं कि 41 सालों से भारत ने हॉकी में कोई पदक नहीं जीता था। 41 साल के बाद
टोक्यो ओलंपिक में हमने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है, ये याद रखना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी व डोंगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका व कवयित्री पद्मा सचदेव, क्या नाम है? पद्मा सचदेव जी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों याद रखना कि पद्मा सचदेवा जी को लेकर मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करके उनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो रूट इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 15,739 रन बना दिए हैं और इनका संबंध कहां से? इंग्लैंड से है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में इंग्लैंड का वह कौन सा खिलाड़ी बना जिसने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए? जो रूट जो है उन्होंने बनाए हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर जी का नाम आता है, जिन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में भारत के लिए महिला मुक्केबाज लवलीना ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया। इनका पहला ही ओलंपिक था और इन्होंने कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। लवलीना की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि हाल ही में 2020 के लिए और अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। लवलीना असम की खिलाड़ी है, असम में पैदा हुई हैं ये, और इनका जन्म हुआ था 1997 में। क्लियर? लेकिन यदि हम मुक्केबाजी की बात करते हैं तो ओलंपिक में भारत का ये पहला पदक नहीं है। इसके पहले 2008 में 2008 में बॉक्सर विजेंद्र कुमार, कौन? बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने भी भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता है। इसके बाद 2012 में मेरी कॉम जी ने भी भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता है। मतलब अगर देखें तो मुक्केबाजी में भारत का ये तीसरा पदक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की पहली महिला मुक्केबाज जिसने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है तो क्या बोलेंगे? मैरी कॉम। मैरी कॉम जी ने 2012 में भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता था। क्लियर? और दूसरी महिला बनी है लवलीना, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ, शहरोज काशिफ जो हैं ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं और इन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंच के एक कारनामा कर दिया है। और ये कारनामा करते ही ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने केटू की चढ़ाई की है। दोस्तों केटू जो है उसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं केटू को। और ये भारत के जम्मू कश्मीर के हम बोल सकते हैं कि काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, कौन सी? काराकोरम जो रेंज है उसका हिस्सा है केटू। क्लियर? तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन ये पीओके में है, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। भारत के कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसमें स्थित है ये केटू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। समग्र शिक्षा योजना पर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि योजना क्या थी, इसमें प्रावधान किस प्रकार से किए गए थे और केंद्र का इसमें कितना फंड है और राज्य का इसमें कितना फंड है, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो उस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है दोस्तों कि रवि कुमार दहिया भारतीय पहलवान हैं। इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता है। क्या जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है। तो कहीं ना कहीं एक भारत के लिए स्वर्णिम पल रहा है कि 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भी आपकी बोल सकते हैं रेसलिंग में भी भारत को रजत पदक मिल गया है। अगर हम बात करते हैं रवि कुमार दहिया जी की तो सोनीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध कहां से है? सोनीपत हरियाणा से है। और इनके बारे में दोस्तों एक बहुत ही भावुक स्टोरी है। इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड वो अच्छा नहीं है। उसी कहानी का मैं आपको छोटा सा अंश बताता हूं कि इनके पिताजी की खुद की कोई जमीन नहीं है खेती के लिए। इनके पिताजी खेती करने के लिए दूसरों की जमीन को किराए पे लेते हैं और किराए पे लेकर खेती करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। और अपने बेटे को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए इनके पिताजी जो थे उन्होंने
40 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते थे और दिल्ली आते थे। दिल्ली आकर इनके लिए फल फ्रूट लेकर जाते थे ताकि उनका बेटा इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। तो ये निश्चित तौर पर हमें गौरवान्वित करने वाला पल है और ये भी सिद्ध होता है कि अगर आप संगठित मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको बेहतर ज़रूर मिलता है। खैर अगले पॉइंट की बात करते हैं। मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए कौन बने हैं? जॉन अब्राहम, ये भी याद रखेंगे। अगला आपका पॉइंट है, आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के बारे में भी मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लिंक पे जाकर उस वीडियो को देखिएगा ताकि इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, हाल ही की एक घटना से संबंधित हम इसको मान सकते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि एक 13-14 साल के बच्चे ने मोबाइल से गेम खेला और गेम खेलने में वो 40,000 रुपए हार जाता है, उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। कहीं न कहीं इस प्रकार की घटना आगे भी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया। इसकी कई वजह हैं, जो आपको अलग से वीडियो उसमें मिल जाएँगी। आप देखिएगा कि किन चीज़ों को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने इसको रद्द किया है। आगे बढ़ते हैं। इटली की लग्जरी ब्रांड बेलगरी, क्या नाम है ब्रांड का नाम? बेलगरी जो है, इसने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बल्गरी की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। और बल्गरी जो है वो कहां की कंपनी है? तो इटली की है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भुवनेश्वर देश का पहला राज्य शहर बन गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा का एक शहर है और 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला देश का यह पहला शहर है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखिएगा कि किस प्रकार की योजना को फॉलो करके और ये जो भुवनेश्वर है वो देश का पहला शहर बना जिसने 100% टीकाकरण कर लिया है। अगला आपका पॉइंट है दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में नेल्लियोट वासुदेवन नंबूदिरी, ये प्रसिद्ध कथकली कलाकार थे। इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये केरल से संबंधित कलाकार थे जो कथकली डांस के लिए प्रचलित थे और इनका एक नाटक था जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से किरदार पात्र जो थे वो निभाए थे और उसका नाम था, दोस्तों याद रखना है आप लोगों को, कि वो इन्होंने जो नाटक लिखा था या जिस पे काम किया तो उसका नाम था चुवन्ना थड़ी। ये चुवन्ना थड़ी जो है वो केरल की भाषा मलयालम का ही शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है लाल दाढ़ी। तो लाल दाढ़ी वाला जो ये नाटक था इसमें इनके पात्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो चुवन्ना थड़ी केरल से ही संबंधित है, एक नृत्य नाट्य था जिसमें इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। महालेखा नियंत्रक का पदभार दीपक दास ने संभाला, ये भी आप याद रखेंगे। नौसेना का नया उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे को बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि भारतीय महिला शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी, शटलर मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है जब हमारे देश की लड़कियां जो हैं वो ओलंपिक में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। और यदि पीवी सिंधु की बात करते हैं तो ये ओलंपिक में इनका दूसरा पदक है। 2016 में रियो ओलंपिक जो हुए थे उसमें इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। तो सिल्वर भी जीत चुकी है, मतलब ओलंपिक में इनका ये दूसरा पदक है, याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भारत की ओर से महिला एकल बैडमिंटन में, याद रखिएगा कि भारत की ओर से महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं, याद रखें, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भी ये भारत की प्रथम खिलाड़ी हैं। यदि पीवी सिंधु की बात करें दोस्तों, तो पीवी सिंधु जो इनका जन्म हुआ था तात्कालिक आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में और इनका पूरा नाम बहुत कम लोगों को पता है। इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। तो पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और हाल ही में 2020 के जो ओलंपिक हैं जो 2021 में टोक्यो में किए जा रहे हैं, कोरोना के कारण एक साल डिले हो गए हैं ये, तो 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेले जा रहे हैं उसमें इन्होंने चीन की हे बिंग को हराकर बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। इसके पहले कौन सा जीता था? 2016 में रजत पदक जीता था। अगला आपका दोस्तों टॉपिक है, भारत को अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और लास्ट आपका आज का जो फैक्ट है दोस्तों कि श्रीलंका के क्रिकेटर इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसुरु उदाना किस देश से संबंधित क्रिकेटर हैं, तो श्रीलंका से संबंधित क्रिकेटर हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने सप्ताह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब समझ में आया होगा और यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए निस्संदेह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए करंट अफेयर के बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।